वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग लाइसेंस का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, जिसमें 1.C पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम लोग 17 नंबर वीडियो तक देख चुके हैं, जिसमें 1.C में पूरा 17 नंबर पर नहीं था, पूरा चैप्टर पर ही 17 नंबर वीडियो है। ठीक है, सो मैं तो 1.C में हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो बताइए तो क्या हम लोग चर्चा किए थे। हम लोगों ने बात किया था एडलर ग्रंथि यानी अधिवक्री ग्रंथि से हम लोग कौन सा एडलिन हार्मोन निकल रहा है, उसको हम लोग पूरा चर्चा देखते किया था। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो जाकर पहले डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक कीजिए, पूरा देखते हुए आइए, तब समझ में आएगा आपको। समझ में आई? नहीं तो समझ में तो आएगा, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा, सीक्वेंस नहीं मिलेगा आपको सीरियल से। ठीक है, चलिए तो 18 नंबर वीडियो हम लोग क्या देखने वाले बाबू, हम लोग क्या देख रहे थे 1951 ग्रंथियों द्वारा। तो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, ये हमारा खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, और बचा हुआ ये हम लोग अग्नाशय, जिसको लोग पेनक्रियास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पेनक्रियास बोलते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग अब इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पेनक्रियास ग्रंथि के बारे में तो वैसे तो हमने पढ़ा दिया था, लेकिन आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन धीरे धीरे भूलने लगते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा थोड़ा सा रिवाइज करा दें पेनक्रियास क्या होता है ग्रंथि के बारे में, और रिवाइज के साथ थोड़ा सा नया बातें भी बताने वाले हैं। ऐसा मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ अल्फा बीटा सेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या होता है हम लोग का, ये जो है येलो वाला पार्ट है, बात समझ में आई? ये जो हम लोग का येलो वाला पार्ट है, ये क्या बोलते हैं हम लोग इसको हम लोग पेनक्रियास बोल रहे होते हैं, अग्नाशय इसको बोल रहे होते हैं। हालांकि इसमें आपको डायग्राम स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, यहाँ से हम डायग्राम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हम लोग का पूरा पेट होता है, ठीक है, यानी पाचन तंत्र होता है जो भी है। अब पाचन तंत्र के पीछे, पाचन तंत्र ऊपर में ऐसे है, समझिए कि ये हम लोग का पाचन तंत्र है, इसके पीछे ऐसा सी आकार का एक ट्यूब पाया जाता है। ठीक है, सी आकार का एक ट्यूब पाया जाता है। ठीक है, सी आकार का। ठीक है, बात समझ में आया? ये सी आकार का जो आ रहा है, इस सी आकृति के अंदर घुसा हुआ ये जो रेड वाला सॉरी येलो वाला पार्ट है, ये जो है येलो वाला पार्ट, इस येलो वाला पार्ट को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, हम अग्नाशय या पेनक्रियास कह रहे होते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पर देखिए एक्सरे इमेज लगा के दिखाने का आपको कोशिश किया गया। देखिए यहाँ पर सब चीज़ें वैसी है। ये देखिए हम लोग का पूरा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के पीछे जो है ये सब पूरा इसमें देखिए यहाँ पे एस्टोमच है, ये है, उसके बाद बाकी सब नाम से निकला हुआ जो भी है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये वाला जो सी आकार के यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये देखिए हम लोग ये डायग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। खैर ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ मिल जाएगा, एक बार दवा देखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो सी आकार की, सी आकृति के अंदर जाएगा, वो देख रहे हैं, तो ये सी आकार की। ठीक है, इस सी आकृति के अंदर जाके ये जो येलो वाला लगा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बुला रहे होते हैं, वो पेनक्रियास बुला रहे होते हैं। आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो बस इतना समझिए, जो हम लोग का एस्टोमच होता है, ये एस्टोमच है, एस्टोमच के पीछे ऐसा ही, पीछे में ऐसा समझिए, ऐसा सी आकार की कुछ बना हुआ रहता है, और सी आकार के अंदर ऐसा ये लगा हुआ रहता है, और उसके ऊपर से ये एस्टोमच ढका रहता है। ये हटा दे तो ऐसे दिखेगा, ये चीज़ ऐसे दिखाया गया, इसके ऊपर एस्टोमच ऐसे है। बात समझ आई? तो एस्टोमच अगर हटा के दिखाया गया, बात समझ में आया? डायरेक्ट ऊपर से नहीं समझा सकता, समझ आया? तो ये हम लोग का होता है पेनक्रियास। ठीक है, जिसको हम लोग अग्नाशय बुला रहे होते हैं। बात समझ आई? अब देखिए अग्नाशय के बारे में हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। ये अमाशय यानी हम लोग का जो एस्टोमच होता है यानी पेट होता है, ये नीचे तथा ट्यूब्यूलम जो हम लोग सी आकार की एक हम लोग का ट्यूब आता है। ठीक है, सी आकार के हम लोग समझिए ट्यूब आता है, एक तो जिसको हम लोग डक होता है, नस होता है, वैसे कुछ बोलते हैं, उसके अंदर स्थित रहता है। बस समझ में इतना स्थिति को बताया गया जो हम आपको समझा रहे थे। ये सी आकार के जो हम लोग का है, इसी को बताया गया है, और ये एस्टोमच के नीचे है सी आकार की जो है आकृति है, इसके अंदर में स्थित है, तो वही बताया गया। बात समझ में इसे हम लोग को उतना कुछ खास देखना नहीं है, ये सब आपको कुछ याद करना भी नहीं है, जस्ट आप समझ जाइएगा बस काम। देखिए इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसमें अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथियाँ दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये जो हम लोग का अग्नाशय है, इसमें दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, अंतःस्रावी भी और बहिःस्रावी भी, यानी जो हम लोग का डायरेक्ट ब्लड में ही कुछ छोड़ देती है और नब्ज के सहारे भी कुछ छोड़ती है, यानी दोनों गुण इसमें पाया जाता है। जैसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ देख रहे थे, उसमें वो हम लोग का नस नहीं पाया जा रहा था, वो क्या कर रहा था हम लोग का डायरेक्ट ब्लड में ही अपना चीज़ को रिलीज कर दे रहा था, लेकिन ये क्या करता है, ये दोनों प्रकार से रिलीज कर रहा होता है। बस समझ में आई? यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या करता है वो, हार्मोन रिलीज करता है, और बहिःस्रावी ग्रंथियों से हम लोग का अग्नाशय रस रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, अग्नाशय रस रिलीज कर रहा होता है, यानी जो हम लोग का पाचन क्रियाओं में सहायता करता है, बस उसको नहीं पढ़ना उतना। बात समझ में आई? यहाँ समझिए क्या समझने वाला बाबू आपको, जो हम लोग का पेनक्रियास होता है वो एस्टोमच के नीचे स्थित रहता है। एस्टोमच के नीचे एक सी आकार का ट्यूब रहता है या डक्ट रहता है, उसके अंतर्गत स्थित रहता है, बस बात खत्म। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हम लोग का क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी उसमें नस के सहारे कुछ नहीं निकलता है, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देता है, यानी अपना जो भी तरल पदार्थ है उसको डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है अपना डायरेक्ट, उसको नस नहीं चाहिए होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट यहाँ से लेके जाने के लिए वहाँ नस नहीं चाहिए होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए। तो हम लोग का जो पेनक्रियास होता है, अग्नाशय होता है, उसमें दोनों तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती है। जो कुछ हार्मोन रहता है वो हार्मोन को क्या करता है, वो हार्मोन को तो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है, यानी वो हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथियों को गुण नहीं मारा है। ठीक है,
और वो क्या करता है, जो उसका अग्नाशय रस होता है, यानी जो पाचन तंत्र की क्रियाओं के लिए सहायक रहता है और बाकी सब क्रियाओं के लिए हम लोग सहायक रहता है, वैसा लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को बहिर्ग्रंथि यानी नस द्वारा एक दूसरे पहुँचा रहा होता है। बात समझ में आई? तो ये हम लोग का अग्नाशय के बारे में था। बात समझ में आई? और देखिए इसको ही हम लोग इसी कारण से इसको मिश्रित ग्रंथि भी बुला रहे होते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है, एक बार क्वेश्चन जैसा शायद आपको होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नाशय मूल रूप से एक पाचन ग्रंथि है जिसकी अपनी नली होती है, जिसका अपना नली होता है, मतलब नली होता है, ये क्या हो गया, बहिर्गंथि ग्रंथि हो गया। इसके अलावा इसकी दीवारों में से हार्मोन का स्राव होता है, जो नलिका विहीन होती है, तो अंतःस्रावी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। यही कारण है कि हम लोग इसको पैनक्रियास को मिक्स ग्रंथि यानी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की गुण पाई जाती है, अंतःस्रावी गुण भी और बहिर्स्रावी गुण भी। लेकिन अंतःस्रावी गुण से क्या करता है, केवल हार्मोन रिलीज करता है, और बहिर्स्रावी गुण से क्या करता है, वो अग्नाशय रस को रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आई? दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो अंतःस्रावी इसका ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें क्या रहते हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इसका जो पार्ट है उसको हम लोग अभी केवल पढ़ रहे हैं। बहिर्स्रावी से हम लोग यानी जो बाहर निकलने वाला बहिर्स्रावी है उसको हम लोग कोई मतलब ही नहीं है, अंतःस्रावी से मतलब है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में इसको क्या होता है, इसका दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जो इसका अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला कौन हो, अल्फा सेल, इसको हालांकि ए लिखा हुआ है अल्फा सेल, और इसको बीटा सेल बोलते हैं। भैया ये अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बाबू एक सिंबल होता है। ठीक है, एक जैसा हम लोग का ये क्या बोले आपको, जैसे हम लोग का जोड़ घटाव गुणा भाग सब ये सब हम लोग का सिंबल है, तो भैया यहाँ पर भी मैथ नहीं, मतलब सिंबल बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, वैसे ही क्या होता है बाबू, एक अल्फा भी सिंबल होता है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अल्फा सेल क्या पाया जाता है हम लोग का, अल्फा सेल, और हम लोग का ये बीटा सेल पाया जाता है। बात समझ आई? यानी हम लोग का जो पैनक्रियास का अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसमें दो प्रकार की सेल पाई जाता है, दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। चीज़ों को ध्यान से समझिए, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। अभी फिर हम एक बार और समराइज कराने की कोशिश करते हैं। क्या पाया जाता है बाबू, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल द्वारा ग्लूकोगॉन, जिसका हम लोग को पढ़ना नहीं होता है, ग्लूकोगॉन नाम का एक तरल पदार्थ रिलीज होता है, और बीटा सेल द्वारा इंसुलिन हार्मोन का रिलीज होता है। यही हमें पढ़ना है, यानी पूरा जितना दूर हम लोग समझे इसमें से इसका सार हमें बस यही निकालना है कि जो हम लोग का अग्नाशय का अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उसका बीटा सेल द्वारा इंसुलिन रिलीज हो रहा होता है, यानी इंसुलिन का स्राव हो रहा होता है। हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि जो हम लोग का इंसुलिन होता है उसका इंसुलिन का जो हम लोग का उत्पत्ति स्थल है वो पैनक्रियास यानी जो हम लोग का अग्नाशय है उसका बीटा सेल द्वारा है। अब आपको कन्फ्यूजन होता है भैया ये बीटा सेल क्या है, इसलिए हम लोग इतना पढ़े। बात समझ में आई? एक बार इसको आराम से और रिवाइज कराते हैं, मेरे साथ मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात देखिए, जो हम लोग का पैनक्रियास होता है यानी अग्नाशय होता है वो कहाँ स्थित होता है बाबू, हम लोग का जो एस्टोमच होता है यानी हम लोग का अग्नाशय होता है। ठीक है, अमाशय का अंदर, अमाशय का पीछे, ठीक है, एक सी आकार का ट्यूब पाया जाता है। ठीक है, जिसको डक बोलते हैं, उस सी आकार का ट्यूब के नीचे लगा हुआ है, अंदर में ऐसे जाकर लगा हुआ रहता है। ठीक है, सी ट्यूब हो गया। ठीक है, ये समझिए कि हम लोग का क्या है बाबू, अग्नाशय है, ये सी ट्यूब है, ऐसे आकर लगा हुआ रहता है, और इसके आगे हम लोग का स्टोमच रहता है। और समझ, तो ऐसे वाला लगा हुआ था, बस इसकी स्थिति पता चल गई। अब ये देखिए ये दोनों प्रकार का गुण रखता है, दोनों प्रकार का गुण रखता है। कौन सा बाबू, जो हम लोग का बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती है और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या होता है बाबू, वो ग्रंथियाँ जो नली द्वारा, ठीक है, जिनका नलिका होती है, उस नलिका द्वारा अपना उत्पन्न पदार्थ को कहीं उत्सर्जित कर रहे होते, कहीं निकाल रहे होते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होते हैं बाबू, जो जहाँ पे उत्पन्न किया है वहीं पर डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दे। ठीक है, तो ये दोनों तरह का गुण रखता है। बहिर्स्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या करता है बाबू, यानी जो नली द्वारा क्या करता है, अपना अंदर से अग्नाशय रस निकालता है। ठीक है, अग्नाशिक रस निकालता है, वो रस को कोई दूसरे जगह पहुँचा के पाचन तंत्र बाकी सब शरीर का फंक्शनाइज में काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो हम लोग का नलिका विहीन यानी डायरेक्ट ग्रंथि से ही हार्मोन रिलीज हो जाता है डायरेक्ट हम लोग का ब्लड में, उसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में देखते हैं। इसलिए हम लोग का क्या होता है वो, जो हम लोग का पैनक्रियास होता है या अग्नाशय, उसको मिश्र ग्रंथि भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन आ भी सकता है कि मिश्र ग्रंथि क्यों बुलाया जाता है या किसे मिश्र ग्रंथि बुलाया जाता है। ठीक है, दोनों तरह का क्वेश्चन में आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक, वहाँ तक समझ में आई। उसके बाद हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि पर हम लोग स्पेसिफिक बात किए कि हम लोग इसको अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाले हार्मोन पर चर्चा करना, तो यानी हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि तक ही इसको सीमित रखेंगे। ठीक है, जब हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि में आ रहे थे तो हमने देखा जो इसका अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में देख रहे हैं, तो वहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं, अल्फा सेल यानी अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, क्या देखा बाबू, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। जो हम लोगों ने अल्फा कोशिका देखा उसका ग्लूकोन रिलीज हो रहा है, यानी वो ग्लूकोन को रिलीज कर रहा था, यानी ग्लूकोन निकाल रहा था, जिससे हमें पढ़ना ही नहीं, सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, उसका जो हम लोग का जो पैनक्रियास होता है, पैनक्रियास का जो बीटा सेल होता है यानी बीटा कोशिका होता है, उस कोशिका से हम लोग का इंसुलिन रिलीज होता है, जिसको हमें पढ़ना है। यानी इंसुलिन का स्राव क्या होता है बाबू, तो क्या बोलिएगा आप, अग्नाशय यानी पैनक्रियास के बीटा सेल द्वारा यानी बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। बस इतना एक ही लाइन आपको रखना है दिमाग में। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन उतना कोई खास नहीं पूछेगा। समझ में आई।
समझ में आया। लेकिन उत्पत्ति स्थल समझने के लिए ये चीज़ें समझना जरूरी था। बात समझ में आया। ये ए लिखा हुआ है, हालांकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जो ये टाइपिंग को करने में दिक्कत हो रहा था अल्फा, ये अल्फा ऐसे लिखा जाता है और बीटा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बी नहीं है बाबू, ये ऐसे करके इसको टान दीजिएगा लंबा, ठीक है। या आप ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो को अलग अलग सेल है, बस इतना समझ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। यानी इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है बाबू? पैनक्रियास के बीटा सेल द्वारा, यानी हम लोग अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा। बात समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग इंसुलिन के बारे में चर्चा करेंगे, तो समझा दिया आपको। अब देखिए हम लोग पैनक्रियास से यानी अग्नाशय से हम लोग का सर्वाइव होने वाला हार्मोन पर बात करेंगे। तो इंसुलिन क्योंकि हम लोग ओवरऑल देखा, हमने 2 ही निकला, ग्लूकॉन निकला है। ग्लूकॉन का उतना शरीर में कुछ खास इफेक्ट होता नहीं है, जरूरी वो भी होता है, लेकिन उतना खास हम लोग को पढ़ने लायक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। हायर स्टडी में आपका सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है चुन चुन के, ठीक है। इंसुलिन देखिए, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय के बीटा सेल्स द्वारा, यानी बीटा कोशिका लिख दीजिएगा यहाँ पे, सेल को कोशिका भी बोलते हैं, ठीक है। बीटा कोशिका द्वारा, ठीक। बीटा ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बीटा द्वारा ऐसे भी लिखा सकते हैं, ठीक है। बीटा सेल ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको बीटा कोशिका बस समझिए, ठीक है। क्या होता है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। अब इसका प्रकृति के बारे में उतना हमें जानना नहीं है, प्रकृति के बारे में उतना है नहीं कुछ भी, ठीक है। अब इंसुलिन का कार्य देखिए, यह रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। शर्करा मतलब शुगर लेवल को बढ़ने से ही रोक रहा होता है, ठीक है। बात समझ आई। यह लीवर एवं पेशियों के अंदर ग्लूकोज मतलब एनर्जी, ग्लूकॉन डी वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी का एक मतलब फॉर्म होता है, ठीक है। जो फूड का जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना से चेंज होता है, ठीक है। ये लीवर या पेशियों के अंदर ग्लूकोज से ग्लूकोजाइन के संश्लेषण में सहायक की दर को बढ़ाता है, यानी ग्लूकोज से एनर्जी के फॉर्म में चेंज होने का प्रोसेस को बढ़ाता है, ठीक है। यह अमीनो अम्ल, ठीक है, के संयोग कराकर प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करे, यानी प्रोटीन को बनने में भी ये सहायता करता है। यह लीवर के अंदर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी भाग लेकर इंजाइम के रूप में परिवर्तित करता है। इंजाइम एक ऐसा पदार्थ होता है जब हम लोग का खाना को बहुत जल्दी पचाने का कार्य करता है। बात सुनना है। तो अगर आपको बताया, अगर इंजाइम हमारे शरीर से हटा दिया जाए ना, तो हम लोग जो नॉर्मल एक टाइम का मील लेते हैं, यानी एक टाइम का खाना खाते हैं, उसको पचने में लगभग 20 से 25 साल, यूँ मतलब 30-35 साल के आसपास लग जाएगा, 25 से 35 साल लग जाएगा भैया एक बार का खाना में, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए इंजाइम जरूरी होता है, यानी इंजाइम को भी इंजाइम के भी क्रिएशन में भी ये काम करता है। बात समझ में आ गई ये चीज़, ठीक। इंजाइम एक ऐसा पदार्थ होता है जो हम लोग भोज्य पदार्थ को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। आगे आप लोग को पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो ये हम लोग का कार्य हो गया। अब इसकी अधिकता देखिए, इसकी अधिकता, अगर इसकी अधिकता हो जाए तो सामान्य से अधिक मात्रा में इंसुलिन का स्राव होने पर रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा घट जाती है। समझ में आया। यानी जो रक्त में शुगर लेवल होता है वो कम हो जाता है, शुगर लेवल घट जाना। हालांकि शुगर लेवल घटना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता शरीर के लिए, हमारा शुगर लेवल का बढ़ जाना हमारे शरीर के लिए ज़्यादा नुकसान तो करता ही है, कोई भी चीज़ बैलेंस ही है हमारे शरीर को, लेकिन उतना नुकसान नहीं करता जितना हम लोग का कमी आ जाता है, ठीक है। देखिए इंसुलिन की कमी, जब इंसुलिन का स्राव कम सामान्य मात्रा से कम हो जाता है तो मनुष्य में डायबिटीज मेटाबॉलिज्म नामक एक रोग हो जाता है। यानी देखिए हम लोग का जैसे ही शरीर में इंसुलिन कम होगा, हम लोग का क्या होगा, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी अपोजिट है। यानी हम लोग का क्या होगा, इंसुलिन अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, इंसुलिन अगर कम होगा तो हम लोग का जो शुगर लेवल है, ठीक, हम लोग का जो शुगर लेवल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे अपोजिट है। पसंद आई। अगर इंसुलिन हमारे शरीर में ज़्यादा होगा तो शुगर लेवल घट जाएगा। पसंद आया। तो यानी ये अपोजिट का पर्पस से काम कर रहा है। इंसुलिन जब कम होगा तो शुगर लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और इंसुलिन जब ज़्यादा होगा तो शुगर लेवल घटेगा। इसलिए देखिए जिसको डायबिटीज़ होता है उसको जब वो खाना खाने जाएगा तब पेट के पास उसको इंसुलिन का सुई लग रहा है। क्यों? ताकि वो इंसुलिन की मात्रा बढ़े तो शुगर कंट्रोल में करे। अगर शुगर बढ़ जाए तो बहुत सारा इफेक्ट होता है। कुछ भी आपका घाव लग गया ना, ब्लड लगा, मान लीजिए हल्का से उंगली पर स्केच आ जाता है, ब्लड बंद ही नहीं होगा। बस में आया। तो इसलिए इंसुलिन का मात्रा बरकरार रखना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग जब इंसुलिन का कमी हो जाता है, यानी जिसको शुगर का बीमारी होता है उसको इंसुलिन का सुई लग जाए, ठीक है। पसंद आई। तो ये हम लोग का इंसुलिन हार्मोन के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया यहाँ पे। पसंद आई। मिटाने वाला कहाँ गया हम लोग का, ठीक। तो ये हम लोग अभी तक देखिए क्या देख लिए इंसुलिन के बारे में, क्या देखे हम लोग, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कराएं। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है बाबू? यह एक हम लोग का ऐसा हार्मोन है जिसका स्राव अग्नाशय के बीटा सेल द्वारा, यानी बीटा कोशिका द्वारा हो रहा होता है। इसका कार्य क्या हो, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। यानी इसको बढ़ने से भी रोक रहा होता है, ठीक है, शुगर लेवल को बढ़ने से रोक रहा होता है। यह हम लोग क्या करता है, ये लीवर और पेशियों का एक बात किया हुआ, मतलब मेन देखिए शुगर वाला ज़्यादा इफेक्ट करता है। यानी रक्त में शुगर की मात्रा को रोक रहा होता है, यानी ब्लड शुगर जो उन लोग का होता है उसको ये बढ़ने से रोक रहा होता है, ठीक है। बात समझ आई। इसीलिए हम लोग देखिए इसका अधिकता और कमी दोनों का प्रभाव जो है वो डायरेक्ट शुगर लेवल पे ही दिख रहा है। बात समझ में आया। तो ये हम लोगों ने इंसुलिन के बारे में चर्चा कर ली अपना। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया बाबू, देखिए अभी हम लोग बात करें यहाँ पे बाबू, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख चुके हैं, पीयूष ग्रंथि हम लोग खत्म, थायराइड खत्म, और रिनल खत्म और पेनक्रियास खत्म।
अब हम लोग का लास्ट टॉपिक रिमेनिंग है बाबू, जिसको हम लोग जनरल यानी गॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी पता है आपको, 2 ग्रंथियाँ होती है इसमें। हम लोग का फीमेल बॉडी में अंडाशय पाया जाता है और मेल बॉडी में वेसिस यानी टेस्टिस पाया जाता है। इसको हमें देखना है बस लास्ट 2 वीडियो में। एक वीडियो हम लोग अंडाशय को देखने वाले, ओवरीज को। ठीक, हम दोनों वीडियो एक ही वीडियो मार्च कर सकते थे, बट हम करने ही वाले थे, बट फिर हमें एनालाइज हुआ कि दोनों में आप लोग कन्फ्यूज हुए, क्योंकि लगभग इफेक्ट जो होता है उसमें भी हेयर वगैरह का भी कुछ मतलब समझ में आएगा आपको पढ़ने के बाद, जो इफेक्ट है एक ही जैसा हो। तो इसलिए हम चाह के सेलेक्ट कर दिया जाए ताकि मेल और फीमेल वाला जो आपका हार्मोन्स है उसमें क्लियरिटी आपको अच्छा से मिल जाए। बस समझ में आई? तो इसका PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिएगा, चीज़ों को आसान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वो बीटा सेल वाला बस उतना समझिएगा, ज़्यादा ना समझ में आए तो बस इतना समझ लीजिए कि जो हम लोग का अग्नाशय होता है यानी पैनक्रियास होता है, उसका जो अंदर सा ग्रंथि होता है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। हम लोग का बीटा कोशिका से इंसुलिन निकल रहा हो, तो बस इतना ही आपको समझना है। समझ में आई? वैसे तो मैं पूरा समझाया, फिर भी अगर दिक्कत हो तो बस इतना ही समझना आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहता है तब कमेंट में से पूछिए, हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और आप इसको रेडी कर लीजिए, नोट्स, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।